हेलो। अब ठीक हुआ, उधर से साउंड आ रहा है? हाँ सर, आ रहा है सर। ठीक है। बोलो क्या पढ़ाए थे लास्ट टॉपिक? और छपरी क्या बन रहे हो तुम? है ना बेइज्जती? बीट तो पढ़ा चुके हैं, अब क्या पढ़ाना है हमको खुद समझ में नहीं आ रहा है। अरे मॉडर्न फिजिक्स मंडे से पढ़ाएंगे, कुछ तो बाकी था। डॉपलर बचा हुआ है, डॉपलर बचा हुआ है, और हाँ एसएचएम का एक थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ है, और एक एक एक्सपेरिमेंट है कुंस ट्यूब करके, वो बचा हुआ है। 3 टॉपिक बचे हुए हैं आज के क्लास में, तीनों खत्म करेंगे। डॉपलर कुछ है नहीं है, डॉपलर में कुछ नहीं है। एक फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूला को उलट पलट के यूज करना है, डॉपलर के सारे सवाल हो जाएंगे। ठीक है, चलो तो लिख लो, डॉपलर ही लिख लो। पूरे डॉपलर इफेक्ट को एक ही फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं। अब देखो इसमें होता क्या है डॉपलर में, जब सोर्स और ऑब्जर्वर में रिलेटिव मोशन होगा, ठीक है ना, जरूरी है बहुत ही, क्या रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि मोशन हो रहा हो, रिलेटिव मोशन होना चाहिए। मतलब सोर्स ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में या ऑब्जर्वर सोर्स के रेस्पेक्ट में मूव करना चाहिए। अगर दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो दोनों का, हाँ अगर सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं एक ही डायरेक्शन में तो उनका रिलेटिव मोशन जीरो होगा। तो रिलेटिव मोशन अगर जीरो है तो ये फेनोमेना नहीं दिखेगा। ये फेनोमेना दिखने के लिए रिलेटिव मोशन होना चाहिए। तो लिखना, if there is if there is if there is if there is relative motion, if there is relative motion between source and observer, between source and observer, between source and observer, there is there is there is a change in frequency, there is a change in frequency or wavelength, frequency or wavelength emitted by source, there is change in frequency or wavelength emitted by source, frequency or wavelength received by, frequency or wavelength received by observer, received by observer, received by observer is called is called is called apparent frequency, is called apparent frequency or apparent wavelength, apparent frequency or apparent wavelength. And this apparent frequency, and this apparent frequency is given by, and this apparent frequency is given by, apparent frequency is given by n dash equals to n v plus minus vo divided by vs. यही एक फॉर्मूला है, इसमें यूज करना, प्लस माइनस कैसे उसको पुट करेंगे यही सीखना है। उतना सीख लोगे, डॉपलर का कोई भी सवाल आएगा आराम से कर दोगे।
ठीक है, अगर यहाँ से अपेरेंट फ्रीक्वेंसी निकाल ले रहे हो तो फिर वेवलेंथ का सवाल पूछेगा, बस इसका क्या कर दोगे, इनवर्स कर दो, हाँ बस वेवलेंथ आ जाएगा। देखो इसमें हो क्या रहा है ना कि जैसे अगर ये सोर्स है, ये एन फ्रीक्वेंसी इमिट कर रहा है, तो ऑब्जर्वर यहाँ कहीं होगा, ये दोनों अगर रेस्ट में है तो जितना फ्रीक्वेंसी यहाँ से इमिट हो रही है उतना ही फ्रीक्वेंसी इसके पास रीच करेगी। अगर ये रेस्ट में है और ये भी रेस्ट में है, या फिर इन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, तो जितना फ्रीक्वेंसी यहाँ से इमिट होगा उतना फ्रीक्वेंसी इसको सुनाई देगा, कोई फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं होगा, तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी आने का कोई बात ही नहीं है। कंडीशन क्या होता है कि जब ये चलना शुरू करे, मान लो V से, और ये रेस्ट में है, तो यहाँ पे रिलेटिव मोशन हो गया। दूसरा भी हो सकता है, ये रेस्ट में है, ये चलना शुरू कर दे VO से, तो इसके रेस्पेक्ट में ये मूविंग है, यहाँ भी रिलेटिव मोशन आ गया, या कुछ अलग ऐसा वेलोसिटी आ गया कि ये दोनों चल रहा है, ये और ये भी चल रहा है, फिर भी जो रिलेटिव मोशन है वो आ रहा है। दोनों का वेलोसिटी अगर सेम नहीं है तो रिलेटिव मोशन आएगा, तो उस केस में भी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी होगा। तो होता क्या है कि दो कंडीशन क्या होता है, या तो अप्रोच करेगा या फिर सेपरेट करेगा। रिलेटिव मोशन के केस में क्या होगा, या तो सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, अप्रोच कर रहे होंगे। तो जब भी सोर्स और ऑब्जर्वर अप्रोच करता है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है ना, चेंज तो होगा, रिलेटिव मोशन है तो चेंज होगा। चेंज दो तरीके से हो सकता है, या तो इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। यहाँ दो कंडीशन है, दो कंडीशन में क्या, पहला कंडीशन है अप्रोच। अप्रोच मतलब सोर्स ऑब्जर्वर एक दूसरे के नजदीक जा रहा है, रिलेटिव मोशन ऐसा हो रहा है कि दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं। तो जब अप्रोच करेंगे ना तो एंडस क्या होगा, जो फ्रीक्वेंसी इमिट कर रहा है सोर्स उससे ज्यादा होगा, यानी फ्रीक्वेंसी क्या होगा, जो ये सुन रहा होगा वो ज्यादा सुनेगा। एन अगर यहां से निकल रहा है तो वो उससे ज्यादा सुनेगा, कब, जब अप्रोच करेगा। दूसरा कंडीशन क्या है, ये दोनों सेपरेट हो सकते हैं। वेलोसिटी का कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बना कि ये दोनों क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है। सेपरेट होने का मतलब है टाइम के साथ इनके बीच का गैप क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, अगर इनके बीच का गैप अगर इंक्रीज हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी जो सुनाई देगा ऑब्जर्वर को वो कमेगा। ठीक है, बस यही कंडीशन है और इसी को तुमको एडजस्ट करके पुट करना है। क्लियर है? तो एक समझाते हैं और उसके बाद बाकी वाला जो है वो प्लस माइनस क्यों रखे हैं वो अभी पता चल जाएगा। देखो ऊपर वाले ये जो कंडीशन है ना, ऊपर जो साइन रखे हैं ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस माइनस ऊपर है, ये अप्रोच के लिए यूज होता है। ऊपर वाला जो है साइन, ये जो लिखे है ना V प्लस माइनस VO, और यहाँ पे लिखे V माइनस, ये माइनस प्लस ES, माइनस ये प्लस ऊपर और माइनस नीचे, लेकिन वो लिखने का एक तरीका, ये ट्रिक है ताकि याद रहेगा इजी। ऊपर वाला जो भी टर्म रखा हुआ ना वो किसके लिए यूज होगा, अप्रोच के लिए, और जो नीचे वाला जो टर्म है वो किसके लिए यूज होगा, सेपरेशन के लिए। ठीक है, अब समझते हैं एक एग्जांपल लेकर के। ये सोर्स था जो VS वेलोसिटी से चल रहा है और ऑब्जर्वर अभी कहाँ है, रेस्ट में। यहां से एक फ्रीक्वेंसी इमिट हुआ N, तो इसको कितना सुनाई देगा वो देखना है। तो इसको जो सुनाई देगा N डैश, उसकी वैल्यू होगी N इंटू V। O मतलब ऑब्जर्वर, ठीक है, VO मतलब ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कहाँ पे है, रेस्ट पे, तो ऊपर कुछ वेलोसिटी आएगा नहीं, नीचे V। आप सोचते हैं कि प्लस होगा या माइनस होगा, इन दोनों में कौन सा माइनस या प्लस माइनस करेंगे, तो ध्यान से देखो ये दोनों क्या कर रहे हैं, सोर्स इसको अप्रोच कर रहा है, तो अगर अप्रोच कर रहा है तो क्या आना चाहिए, माइनस VS। ठीक, क्लियर है? और अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो देखो ये इसके पास जा रहा है, इसके पास जा रहा है तो वेलोसिटी, ये फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए। ये इसके पास जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए। इंक्रीज करने के लिए ये वाला टर्म इस टर्म से ज्यादा होना चाहिए, ये ऊपर वाला जो टर्म है ना इससे क्या होना चाहिए, ज्यादा। तो ज्यादा कब होगा, जब घटाओगे तब, या प्लस करोगे तो, घटाओगे तब, तो इसलिए माइनस आ रहा है, V डिवाइडेड बाई V माइनस VS। इसको अलग अलग ऐसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन करोगे 12-13 फॉर्मूला बनेगा। 12-13 याद रखने की जरूरत नहीं है, बस एक ही फॉर्मूला याद रखना है, और बस ऊपर वाला जो भी टर्म है वो किसके लिए है, अप्रोच के लिए है। और जो भी कॉम्बिनेशन देगा, वेलोसिटी ऑफ सोर्स दिया है नीचे रख देंगे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर दिया है ऊपर रख देंगे, और प्लस माइनस उसके अकॉर्डिंगली यूज कर देंगे। ठीक है, बहुत ही ईजी है, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। और जो भी टर्म यहाँ यूज हुआ है उसका देख ले, जो एंडस है ये क्या है, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी।
एन क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, v है वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, नेक्स्ट vo जो है ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, vs है वेलोसिटी ऑफ सोर्स। इसमें कंफ्यूजन क्या होता है कि vo ऊपर होगा या vs ऊपर होगा। कभी कभी कंफ्यूजन आता है कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर ऊपर रखेंगे या वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर नीचे रखेंगे। ठीक है ना, तो इसमें कंफ्यूजन का एक छोटा सा ट्रिक है। वो पहले आता है अल्फाबेटिकल सीनियर। वो जो आता है ना, जब एबीसीडी पढ़ोगे तो क्या होगा, अरे पहले आएगा ना, एबीसीडी याद है कि नहीं पता चल एबीसीडी याद नहीं है, चलो तो एबीसीडी पढ़ेंगे तो वो पहले आता है। इसका रहेगा डॉपलर इफेक्ट। इतना ही एक सवाल कर लेंगे। किसी को कोई डाउट नहीं है ना? हाँ, ये एक चीज और बता दें, ये जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है ना, ये विथ रिस्पेक्ट टू किसके है, ग्राउंड है। मतलब अगर हवा चल रहा है तो वो लेना पड़ेगा। मतलब हवा चल रहा है, जैसे सोर्स यहाँ पे खड़ा है, ऑब्जर्वर वहां पे खड़ा है, इधर से सोर्स से क्या हुआ, साउंड इमिट किया सोर्स ने, तो उधर से अगर हवा चल के आ रहा होगा ना तो वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या हो जाएगा, कम जाएगा थोड़ा सा। मतलब उल्टा डायरेक्शन में है सोर्स, इधर सोर्स है उधर ऑब्जर्वर है। अगर इधर से साउंड निकला और उधर से हवा चल रहा है तो क्या कर लेगा, थोड़ा सा वेलोसिटी को कम करेगा। तो कम करेगा तो वो इफेक्ट इसमें दिखना चाहिए। साउंड का इफेक्ट इस पे और इस पे नहीं दिखेगा। किस पे दिखेगा, जो भी चेंज है वो एयर के वेलोसिटी के चलते वो बस इस पे दिखेगा। ठीक है ना, मतलब ये जो है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जब हवा रुकी है तो जो भी स्पीड ऑफ साउंड है वो चुपचाप आराम से रख दोगे वहां पे। और अगर अगेंस्ट में फ्लो हो रहा है एयर तो क्या करोगे, उसकी वेलोसिटी इसमें से घटा देना। ठीक है, ऊपर नीचे दोनों से। और अगर उसको सपोर्ट कर रहा है तो ऐड कर देना। एयर अगर दिया हुआ है तो सवाल में सोचना कि कैसे करेंगे, अगेंस्ट में जा रहा है या फिर उसको सपोर्ट कर रहा है। तो सपोर्ट कर रहा है तो फिर प्लस कर देना, और अगेंस्ट में जा रहा है तो माइनस कर देना। देखते हैं सवाल। लिखना, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए विसल, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए विसल, विसल समझते हो ना, सीटी, कुकर वाली या फिर इंजन वाली। फ्रीक्वेंसी ऑफ ए विसल, विसल का स्पेलिंग आता है, नहीं आता है? अरे इतना सीटी मारते हो और विसल का स्पेलिंग है WHIS, WHISTLE। सोच रहे हो ना लिखा क्या है पढ़ते क्या है। आधे वाले तो बर्तन वाले वेसल लिख लिए होंगे, वेसल कंटेनर वाला नहीं। फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेसल ऑफ एन इंजन, ऑफ एन इंजन appears to be, appears to be, vessel of an engine appears to be 4/5 of, appears to be 4/5 of, 4/5 of actual frequency, 4/5 of actual frequency of source, of source when it crosses, when it crosses, when it crosses a stationary observer, when it crosses a stationary observer, when it crosses the stationary observer, velocity of sound, velocity of sound, velocity of sound is 330 meter per second, 330 meter per second, then speed of engine will be, then speed of engine will be,
जो एक्चुअल जहां लिखे हो ना, एक्चुअल को काट करके इनिशियल कर देना। एक्चुअल को काट करके क्या कर दोगे, इनिशियल फ्रीक्वेंसी कर दो। एक बार रिपीट कर दे रहा हूं फिर से, मिला लो। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए व्हीसल ऑफ एन इंजन अपीयर्स टू बी 4/5 ऑफ इनिशियल फ्रीक्वेंसी। हो गया। When it crosses a stationary observer, the velocity of sound is 330 meter per second. The speed of engine will be. Sir, almost 248 meter per second. 247.5. इसको क्रॉस कर रहा है, तो पहले जो फ्रीक्वेंसी सुन रहा था, फ्रीक्वेंसी के चेंज क्या आ गया, अभी क्या होगा, क्रॉस करने से पहले जो फ्रीक्वेंसी है और क्रॉस करने के बाद का जो फ्रीक्वेंसी है उसका रेशियो। सर साउंड क्लियर नहीं आ रहा। ये ऑफ है, हाँ सुनाई दे रहा है अब? यस सर। हाँ तो समझो क्या हो रहा है, ऑब्जर्वर रेस में है और जो सोर्स है ना वो मूव कर रहा है, मूव करके ऐसे क्रॉस कर गया, इसको क्रॉस कर गया तो उसका कंडीशन दिया हो कि पहले जो फ्रीक्वेंसी सुन रहा था बाद में जो फ्रीक्वेंसी सुनेगा उसका रिलेशन, कि जो इनिशियल फ्रीक्वेंसी वो सुन रहा था वो बाद में कितना हो जा रहा है, उसका जो फाइनल फ्रीक्वेंसी आ रहा है 4/5 हो जा रहा है। तो देखो पहले क्या होगा ना, क्रॉस करने से पहले, अब ये अप्रोच कर रहा है, क्रॉस करने से पहले क्या हो रहा है, अप्रोच करना है, क्रॉस करने के बाद क्या करेगा, सेपरेट होगा। तो जब तक क्रॉस नहीं करा होगा तो इंडेक्स एक वैल्यू आएगा जो कि एक्चुअल से ज्यादा होगा, ठीक है, और बाद में एक एन डबल डैश आएगा जो कि एक्चुअल से क्या होगा, कम होगा। और तुमको रिलेशन किसका दिया हुआ, एन डैश और एन डबल डैश का रिलेशन दिया हुआ है। आया समझ में? बोलो, किसी कोई दिक्कत?
जब भी क्रॉसिंग का प्रॉब्लम हो ना, तो क्रॉसिंग के प्रॉब्लम में क्या होता है, पहले फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देगा, फिर बाद में क्या होगा, कम जाएगा, क्योंकि पहले अप्रोच कर रहा है, बाद में क्या करेगा, सेपरेट करेगा, यहाँ से पहुंचने के बाद सेपरेट करना शुरू हो जाएगा। तो इधर के लिए एन डैश कैलकुलेट कर लेंगे। एन डैश की वैल्यू होगी एन, ऑब्जर्वर का कुछ है नहीं, तो ऊपर क्या आएगा, बस वेलोसिटी ऑफ साउंड आएगा, नीचे वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस या माइनस, अप्रोच के लिए क्या आता है नीचे माइनस, तो आराम से यहाँ माइनस लिख दो। ये एन एन डैश हो गया। एन डबल डैश कैलकुलेट करोगे तो एन डबल डैश कितना होगा, हाँ v डिवाइडेड बाई v प्लस या माइनस, सेपरेट कर रहा है तो फिर नीचे प्लस आएगा। अब इन दोनों को कंपेयर कर लोगे, जो अननोन है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, जैसे ये और ये अननोन है, vs कैलकुलेट करना है। सोच लो ना छोटा कौन होगा, एन डबल डैश छोटा होगा, तो एन डबल डैश बाई एन डैश विल बी 4/5, यही है ना रेशियो, बस सॉल्व कर लो। वो सवाल पढ़ोगे तो पता चल जाएगा कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। क्रॉस करने वाला जो सवाल होगा उसको थोड़ा सा आराम से करना, क्योंकि उसमें दोनों सिचुएशन होता है, अप्रोच और सेपरेशन दोनों का। तो जब अप्रोच कर रहा होगा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देगा, जैसे ही क्रॉस करेगा तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा। और फ्रीक्वेंसी कभी भी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड नहीं करेगा, डिस्टेंस पे। ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पे एक इंजन है और यहाँ पे तुम हो, ठीक है, तो ये तुमको अप्रोच करेगा ना तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देगा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देगा, भले ये यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो या यहाँ हो, कहीं भी होगा ना फ्रीक्वेंसी तुमको एन डैश ही सुनाई देगा। आ रही बात समझ में, एन डैश कैलकुलेट करोगे ना तो ये सोर्स की वेलोसिटी, ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, तो इसमें डिस्टेंस का ही नहीं आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, बस वेलोसिटी आ रहा है। वेलोसिटी आने का मतलब है कि ये यहाँ होगा तो भी इतना ही फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा, और इस पॉइंट पे होगा तो भी इतना ही फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा। फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है। फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करेगा, अप्रोच कर रहा है या फिर सेपरेट कर रहा है उस पे। सर 36.6। 36.6, ठीक। दूर और पास होने से लाउडनेस डिपेंड करता है, लाउडनेस वेरी करेगा, फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी अप्रोच या सेपरेशन पे डिपेंड करता है बस। अभी तक यही पे हो, हम नहीं लिखेंगे तो नहीं लिखोगे। अरे ये एन डैश लिख चुके हैं, एन डबल डैश लिख चुके हैं, दोनों को उठा करके यहाँ रख दो, एन एन शहीद हो जाएगा, फिर वी वी गायब हो जाएगा, फिर उसको सिंप्लीफाई कर लो। अच्छा इंतजार कर रहे हो कि हम कब लिखें बोर्ड पे, लो भैया तुम्हारा इच्छा पूरा कर देते हैं। एन वी डिवाइडेड बाई वी प्लस वी एस डिवाइडेड बाई वी माइनस वी एस, 4/5, 4v plus 4vs will be equal to 5v minus 5vs। 9vs जो होगा that will be equals to v, so vs will be v/9। v कितना दिया हुआ, 330, 36 पॉइंट समथिंग आएगा। चलो कुछ और कर, एक आध और करेंगे। फिजिक्स में तो बहुत टाइम है ना, जितना मन करे उतना सवाल कर सकते हो, क्योंकि सिलेबस क्या है, दौड़ रहा है अभी। लिखना, किसी कोई डाउट नहीं है ना इसमें। देखो अ सोर्स ऑफ साउंड, a source of sound, a source of sound of frequency, a source of sound of frequency 250 256 hertz, 256 hertz is moving towards a wall, is moving towards a wall
is moving towards a wall with velocity 5 meter per second, with velocity 5 meter per second, how many beats per second, how many beats per second, how many beats per second will be heard, will be heard, will be heard if sound travels at a speed, if sound travels at a speed, if sound travels at a speed, sound travels at a speed 330 meter per second, 330 meter per meter per second by an observer, by an observer, by an observer behind the source, by an observer behind the source. सवाल एक बार पढ़ो, समझने की कोशिश करो क्या बोल रहा है। डॉपलर का यही एक प्रॉब्लम है, सवाल जल्दी समझ में नहीं आता। समझ में आ जाएगा, आसानी से हो जाएगा, थोड़ा सा लैंग्वेज इसका उल्टा पुल्टा होता है। कल से नॉर्मल टाइम हो जाएगा तुम्हारा, जो पहले चलता था अभी के टाइम में फिर से बाय हो जाएगा, मतलब परसों से, परसों भी नहीं मंडे से, मंडे से इस टाइम में क्या होगा बाय। और फिजिक्स कब से होगा 1:30 बजे से। और इसी के साथ 12th का शुभारंभ भी हो जाएगा। इलेवन से बहुत लोग परेशान रहते हैं ना, रहते हैं ना। हाँ, अब 12th आएगा तो और मजा आएगा। 12th में इसीलिए तो इजी वाले चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। पहले मॉडर्न पढ़ा देंगे, खत्म कर देंगे। थ्योरी थ्योरी है, बस इजी इजी प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें। सोचो, कुछ तो सोचो। चलो सवाल समझा देते हैं थोड़ा सा। इधर एक दीवार है, ठीक है, वॉल है, समझ लो, सवाल समझ लो। यहाँ पे एक सोर्स है जो कि दीवार की तरफ जा रहा है, कितने से 5 मीटर पर सेकंड से। इसके पीछे एक ऑब्जर्वर है। तो कह रहा है ना कि ये जो ऑब्जर्वर है इसको बीट सुनाई देगा, क्योंकि अलग अलग फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा। इस ऑब्जर्वर को कितने फ्रीक्वेंसी सुनाई देंगे, 2। एक इस सोर्स के चलते, और इस सोर्स से जो फ्रीक्वेंसी निकल रहा है ना वो इस वॉल से टकराएगा, फिर इसके पास पहुंचेगा, एक वो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा। तो दोनों में अगर डिफरेंस होगा और वो डिफरेंस 16 से कम है तो इसको क्या सुनाई देगा, बीट। वही बीट कैलकुलेट करना है तुमको। सोचो। 3 कौन सा सवाल दिया? सर 8। हाँ 8 सर 254 माइनस 256। 8 के आसपास, हाँ 8 के आसपास आएगा। फॉर्मूला बस वही है, बस लॉजिक लगाना है कि फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज होगा, कौन कौन से फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर को सुनाई देगा। चलो बताते हैं, देखो क्या हो रहा है। देखो यहाँ से फ्रीक्वेंसी इमिट जो होगा वो इस वॉल पे टकराएगा। अब देखो ये जो सोर्स है ना, इस वॉल को क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है। ये जो सोर्स है वॉल को क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है। तो वॉल जो फ्रीक्वेंसी सुनेगा ना, कान नहीं है लेकिन फिर भी, नहीं दीवारों के कान होते हैं तो ये सुन सकता है, ठीक है। तो जो फ्रीक्वेंसी ये सुनेगा ना वो क्या होगा, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी होगा। जो फ्रीक्वेंसी यहाँ से इमिट हो रहा है वो नहीं होगा, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी होगा। तो ये भैया को मिलेगा कितना, अपेरेंट वाला। अपेरेंट वाला रिफ्लेक्ट होकर किसके पास जाएगा, ऑब्जर्वर के पास। तो रिफ्लेक्ट होके आया तो उसको सुन लिया। एक और फ्रीक्वेंसी ये सुनना है, कौन सी, इस सोर्स के चलते यहाँ डायरेक्ट भी तो फ्रीक्वेंसी आएगी ना,
यहाँ से जो इमिट होगा डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी भी आ सकती है यहाँ से, तो एक फ्रीक्वेंसी यहाँ से आ रही है, दूसरी फ्रीक्वेंसी वॉल से आ रही है। तो देखो ऑब्जर्वर और सोर्स क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। ऑब्जर्वर और सोर्स अगर इन दोनों का रिलेशन देखोगे तो ये क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। तो सेपरेशन के चलते जो ये फ्रीक्वेंसी सुनेगा वो कैलकुलेट कर लो, ठीक। अब वॉल जो फ्रीक्वेंसी सुनेगा ये भी सुनना है, तो वॉल कितना फ्रीक्वेंसी सुन रहा है वो कैसे निकलेगा, और ये दोनों क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं। तो यानी एक अप्रोच फ्रीक्वेंसी निकाल लो, एक फ्रीक्वेंसी ऑफ सेपरेशन निकाल लो, दोनों का जो डिफरेंस होगा वही क्या होगा, बीट होगा। नहीं पल्ले पड़ा। देखो जो दीवार है उसको सोर्स क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है, तो दीवार फ्रीक्वेंसी सुना, तो वो फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगा, अप्रोच वाले फॉर्मूला से। वही फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्ट होके कहा जाएगी, ऑब्जर्वर के पास। तो हमें एक्चुअली में काम क्या करना है, एक दीवार से जो दीवार जो फ्रीक्वेंसी सुनना है वो कैलकुलेट करना है, ये एक काम हो गया। दूसरा काम क्या है कि डायरेक्टली सोर्स से ऑब्जर्वर एक फ्रीक्वेंसी सुन रहा है, ठीक है, और ऑब्जर्वर जो है वो सोर्स से पीछे है। पीछे का मतलब सोर्स क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है, सेपरेशन के चलते एक फ्रीक्वेंसी आएगी, तो दो फ्रीक्वेंसी आएगी, दोनों का डिफरेंस जो होगा वही क्या है, बीट है। कैलकुलेट कर लो। ऑब्जर्वर, हाँ ऑब्जर्वर के बारे में सवाल में कुछ बोला है, बस खत्म, रेस्ट में। ये एंडस कौन सुन रहा, ये नीचे माइनस आया, किसके लिए, अप्रोच के लिए, सेपरेशन के लिए, अप्रोच, यानी ये वॉल सुनेगा। और एन डबल डैश निकालोगे तो एन डबल डैश विल बी एन वी माइनस या प्लस प्लस वी एस, ये कौन सुनेगा, ऑब्जर्वर। तुमको करना क्या है, मॉड निकालना, एन माइनस, या ऐसे भी पता कर सकते हो इन दोनों में से कौन सा बड़ा होगा, कौन सा बड़ा है, ऊपर वाला, तो देश माइनस देश कर दो, कैलकुलेशन ज्यादा, जो भी कॉमन है उसको बाहर कर सकते हो, एन वी कॉमन है बाहर ले लो, वी माइनस वी एस, और इधर वी प्लस वी एस। थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा ना, इस तरीके के सवाल आते हैं नीट में। अप्रोक्सीमेट करो, 8 के आसपास, 8 से कम भी आ सकता है, 8 से ज्यादा भी आ सकता है, तो उसको मानेंगे इतना, 8 के आसपास कर सकते हो। ये वैल्यू दी हुई है ना, ये और ये दोनों दिया हुआ, पहले तो इसको थोड़ा सा अरेंज कर लो ताकि थोड़ा सा और सुंदर दिखने लगे। तो v प्लस वी एस माइनस वी एस प्लस वी एस डिवाइड, सॉरी माइनस वी डिवाइडेड बाई v माइनस वी एस और v प्लस वी एस, इतना होगा। अब ऊपर जो वेलोसिटी वेलोसिटी है ये चला जाएगा, अरे करने की जरूरत नहीं है, उसको करोगे ना फिर सिंप्लीफिकेशन में स्क्वायर करने में हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी, समझ रहे हो, स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, सीधे वैल्यू पुट कर दो, स्क्वायर करोगे ना ऐसे वी स्क्वायर माइनस वी एस स्क्वायर, पता चला कि कितने का स्क्वायर करना है, 330 का, तो 5 का तो स्क्वायर कर नहीं पाते हो, 330 का स्क्वायर करोगे। स्क्वायर वाले से बचना बचना होता है तुम लोग को, तो जहां ब्रेक हो जाए स्क्वायर उसको ब्रेक करते हैं, और यहाँ पे ब्रेक करके लिखा हुआ है तो इसको स्क्वायर करोगे, इसीलिए बोल रहे हो क्या कि ज्यादा कैलकुलेशन है, करो करो करो। क्या ज्यादा आ रहा है, 7.5, कैलकुलेटर की जरूरत है,
कितना था n की वैल्यू बताओ? 256 और v कितना है? 330 इंटू वी एस 5 डिवाइडेड बाई, इसमें से कितना 5 घटाओगे तो 325 और इसमें ऐड करोगे 335। इसको कैसे अप्रोक्सीमेट करोगे? कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन है तो नहीं तुम्हारे पास, तो करो 6 5। हाँ ऐसे कर सकते हो। 2 से इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना है? 5 से ये कैंसिल आउट कर सकते हो ना। अच्छा सुनो सुनो, रुक जाओ थोड़ा सा, इतना ज्यादा अप्रोक्सीमेशन ले लोगे तो एकदम बड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। 2 से इसको सिंप्लीफाई करोगे कितना जाएगा? 2 से इसको 1 6 और 7, 5 को हटा के रखो। और इसमें कोई रिलेशन है? 16 दूना 32 नहीं है, इसमें रिलेशन है। ठीक है, तो इसको कट कर सकते हो कितना? अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम्स में। इसको कट कर सकते हो कितना में? 2 टाइम्स में। ठीक है, वही पहले भी कर सकते हैं। ये 65 से इसको करो 4 टाइम्स में, तो आ तो रहा है। अरे इस टाइप के सवाल में जो आंसर होगा ना, वो बहुत ज्यादा गैप दिया होगा। जैसे इसी में जो गैप है, अरे इसमें तो गैप ही नहीं दिया है। ये मॉड्यूल वाले कभी कभी पागल हो जाते हैं। गैप होगा ऐसे सवाल में, अगर एग्जाम में आता तो गैप होगा 8 15 20 ऐसे कुछ देगा। चलो, तो इस टाइप का जो सवाल है वो कर सकते हो। एक और करेंगे। हाँ लिखना। a car moving a car moving with a velocity a car moving with a velocity a car moving with a velocity 10 meter per second, with a velocity 10 meters per second towards a stationary wall, towards a stationary wall, towards a stationary wall, full stop. if if driver if driver blows horn, if driver blows blows, if driver blows horn having frequency 250 hertz, 250 hertz, 250 hertz, then find then find then find then find beat frequency, then find beat frequency heard by the driver, beat frequency heard by the driver if velocity of sound, if velocity of sound, if velocity of sound is 330 meter per second. इंग्लिश लिख रहे हो? इंग्लिश में लिख रहे हो ना?
इसे फारसी लिखा जाता है, बस वो उल्टा लिखने लगोगे ना तो फारसी लगेगा। अजीब है यार, बचपन में मैम डांटी उटी नहीं थी क्या लिखने के लिए? अभी सीखते हो? हाँ तो सही लिखो ना, फिर मूड में नहीं लग रहा हो? मूड में नहीं हो क्या? कैसे बनता है मूड तुम्हारा? हाँ, कि बढ़िया से लिख सको? अरे लग रहा है इसे। सोए नहीं थे रात में? सोए थे? कितने बजे? 9 बजे सो जाते हो? भाई अक्षय कुमार का रिकॉर्ड तोड़ना है क्या? और जगते कितने बजे हो? इतना कौन सोता है यार? 9 बजे सो रहे हैं, 6 बजे जग रहे हैं, और कोई काम नहीं है क्या जिंदगी में? हैं, आधी जिंदगी सो ही के निकाल दोगे? 3 घंटा और बढ़ा दो, काम करो उसको। 9 बजे सो रहे हो तो 3 बजे उठ जाओ यार। 3 बजे उठ जाओगे? उठ जाओगे 3 बजे? उठो उठो, 3 बजे उठोगे सही रहेगा। और 9 बजे सो रहे हो ना तो समझो वरदान है आज के जमाने में। सोचो सोचो, वही तो सोचना है। डॉपलर वाले में सोचना ही होता है। सोच लोगे तो बन जाएगा, नहीं सोचोगे तो फिर ड्राइवर को मामा बना लो, फिर पूछ लो उससे कि क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। बहुत जटिल सिचुएशन में है मामा जी तुम्हारे। हाँ हाँ, कुछ भी 200 आ रहा है। दोनों सोचो, चलो आओ बता, देखो बताते हैं। बीट फ्रीक्वेंसी कैसे चलो, बीट फ्रीक्वेंसी सुनाई कैसे देगा? पहला एक तो डायरेक्ट वो सुनेगा, हॉर्न बजाए तो खुद भी सुनना है ना, कि हॉर्न बजाए खाली दूसरे को सुनाता है। घंटी अगर बजाते हो साइकिल का तो तुमको सुनाई देता है ना, कि खाली दूसरे को सुनाई देता है? तो एक वो सुनाई देगा डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स, और दूसरा कहां से सुनाई देगा? जो दीवार से टकरा के आया, दोनों का डिफरेंस है। सोर्स कार है, मतलब कार का हॉर्न जो है वो सोर्स है, ठीक है। सोर्स के पास ही बैठा हुआ है कौन? ऑब्जर्वर, हाँ वही ड्राइवर। तो एक तरीके से सोर्स और ऑब्जर्वर क्या है, एक ही पास में बैठे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सिचुएशन क्या है ना, कि ये जो वॉल है ना, वॉल दो काम कर सकता है, ऑब्जर्वर का भी और सोर्स का भी। जब ये सुनेगा फ्रीक्वेंसी, जब ये वॉल फ्रीक्वेंसी सुनेगा तब कैसे बिहेव करेगा? ऑब्जर्वर की तरह। और जब रिफ्लेक्ट करके वापस दे रहा होगा तब कैसे बिहेव करेगा? सोर्स की तरह। आ रही है बात समझ में? वॉल बहुत मस्त आदमी है, मतलब आदमी नहीं, वॉल है। क्या करता है, कभी कभी ये सुनता है, सुनेगा और फिर जो सुना उसको क्या कर देगा, चुपचाप दे भी देता है, रखता नहीं। इधर से सुनेगा, इधर से नहीं, इधर से नहीं, इधर से सुनेगा, इधर से ही दे देगा। सर 15 भी। 15 आया? हम्म। चलो कुछ तो आया तुम्हारा, देखते हैं बात। चलो समझो समझो समझो, क्या कर रहा है? गाड़ी बना दे रहे हैं एक, ये कार है, बस की तरह दिख रहा है लेकिन है कार। इसमें मामा बैठे हैं और मामा ने हॉर्न बजाया, भोपू बजाया, ये भोपू है। तो यहां से साउंड निकला, कहा गया? दीवार में टकराया। फिर ये दीवार से टकरा करके आएगा, वापस आएगा, फिर मामा को सुनाई देगा। तो हो क्या रहा है ना, ये देखो पहले ये इसको अप्रोच कर रहा है। क्या कर रहा है? अप्रोच कर रहा है। तो वॉल पहले ऑब्जर्वर की तरह काम कर रहा और फ्रीक्वेंसी सुन लिया। फिर क्या कर रहा है, इसको जो मिला ना वो रख नहीं रहा, किसको दे रहा? वापस इसको दे रहा है। जब वापस देगा तो कैसे बिहेव करेगा? सोर्स की तरह। तो जब ये सोर्स की तरह बिहेव करेगा ना, तो ये भैया कैसे बिहेव करेंगे? ऑब्जर्वर की तरह। तो यहाँ दो सिचुएशन है। दो सिचुएशन क्या? पहले ये सोर्स था और ये ऑब्जर्वर था, फिर ये सोर्स बन गया और ये ऑब्जर्वर बन गया, तो फ्रीक्वेंसी निकलेगा यहाँ से। और एक फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली जो यहाँ से निकल रही थी ना, वो कौन सुन लिया? ड्राइवर। तो वो फ्रीक्वेंसी तो है ही, वो तो 250 का 250 होगा, क्योंकि इस ये जो सोर्स है उसी पे ड्राइवर बैठा हुआ, तो उसके बीच में कोई रिलेटिव मोशन वो सुनाई देगा। रिलेटिव मोशन जो हो रहा है किसके किस पे बीच हो रहा है? वॉल और ड्राइवर के बीच में। उसके चलते जो फ्रीक्वेंसी का चेंज होगा वही से बीट निकलेगा। आ रही बात समझ में? तो जब ये सोर्स की तरफ बिहेव कर रहा था, ये ऑब्जर्वर की तरफ बिहेव कर रहा था, तो यहाँ कितना आएगा? एन डैश। फिर ये ऑब्जर्वर ये सोर्स की तरफ बिहेव कर रहा होगा तो एन डबल डैश। तो तुमको ये कैलकुलेट करना है, फिर ये जैसे ही एन डैश पता चल जाएगा तो उसको फाइनल में से घटा लोगे तो वो क्या दे देगा? बीट फ्रीक्वेंसी। आ रही बात समझ में? तो एन डैश कैलकुलेट करोगे, एन डैश कैलकुलेट करोगे तो सोर्स चल रहा है। सोर्स क्या हो रहा है? चल रहा है। तो फॉर्मूला क्या होगा? एन इंटू वी डिवाइडेड बाई
माइनस वीएस। अच्छा छोड़ दो, 250 आ रहा है। अब चल सुनो, अब क्या करना ना, एन डबल डैश निकालना। एन डबल डैश निकालोगे तो फ्रीक्वेंसी कौन सा लोगे, ये लोगे या ये लोगे? रिफ्लेक्ट कौन हो रहा है? एन डैश रिफ्लेक्ट हो रहा है, एन डैश यहां से रिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी सोर्स अभी जब ये बिहेव करेगा ना तो इससे सोर्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है, एन डैश। यानी जब फॉर्मूला में यूज करेंगे ना तो ऐसे करेंगे, एन डैश वी। मूव कौन कर रहा है, ऑब्जर्वर या सोर्स? दूसरे वाले सिचुएशन में कौन चल रहा है, ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर किधर आता है, ऊपर। अप्रोच हो रहा है या सेपरेट कर रहा है, अप्रोच कर रहा है। ये भैया इसके पास जा रहा है, तो प्लस आएगा या माइनस, प्लस वी ओ डिवाइडेड बाई वी। ठीक है, तो यहां से जब एन डैश निकालो, एन डबल डैश निकालोगे तो एन डैश यहाँ है, देखो। तो पुट करो v डिवाइडेड बाई v माइनस वी एस इंटू एन, और ये वैल्यू रख दो यहाँ, v प्लस वी ओ डिवाइडेड बाई v। तो यानी एन डबल डैश क्या है, जो फाइनली इस ड्राइवर को सुनाई दिया आफ्टर रिफ्लेक्शन, जो ड्राइवर को सुनाई दिया आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो फ्रीक्वेंसी निकाल लो। ये 250 वी वी चला जाएगा। वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना दिया हुआ, 330 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 330 माइनस 10। बोलो, किसी को डाउट है कुछ, समझ में आ रहा है ना? अब इसको सिंप्लीफाई करोगे और जो बीट होगा, बीट फ्रीक्वेंसी जो होगा, दैट विल बी n माइनस एन डबल डैश। ये डायरेक्टली सुनाई दे रहा होगा तो डायरेक्टली कितना, 250 का 250 सुन लेगा, रिफ्लेक्टेड होने के बाद इतना सुनाई देगा। तो n माइनस एन डबल डैश, जो बड़ा होगा, अगर n बड़ा होगा तो मॉड लगा दोगे तो वो डायरेक्टली जो आंसर आएगा वो प्लस में ही आएगा। छोटा सा डिफरेंस है। किसी ने बोला 15 आ रहा है, 0.6 आ रहा है। 15 देख लो, 15 जिसका आ रहा है वो एक बार देख लो। किसी ने बोला तो था 15 है। चलो ये 250 माइनस 250 इंटू 340 डिवाइडेड बाई 320, ये है ना। इसको सिंप्लीफाई करोगे, 250 1 माइनस 34 बाई 32 2 बाई 32। अरे नहीं, मोड लगा हुआ है भाई, मोड लगा करके उसको सीधा कर देंगे। कम कहाँ से आ रहा है, ज्यादा तो आ रहा है यार। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो पॉइंट में थोड़े आएगा। क्या गलती करे हो, जोड़ घटाओ, जोड़ घटाओ में गलती करोगे तो फिर सर सर वो एन डबल डैश का जो फॉर्मूला लिखा था आपने सर, वो एन डैश वो ब्रैकेट उलट क्यों गया सर? ये वाला, क्योंकि देखो अभी जो है ना, अभी ये सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है, सोर्स रेस्ट में है। जब वॉल फ्रीक्वेंसी ले लिया ना और जब उसको रिफ्लेक्ट करेगा तो वॉल सोर्स की तरह बिहेव करने लगेगा। तो वॉल सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसके लिए ऑब्जर्वर कौन है, ड्राइवर है। और ड्राइवर इस कार के साथ मूव कर रहा है, यानी ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, इसलिए ऊपर वीओ आएगा। आ रही बात समझ में? पहले Okay, यहाँ sir. दो सिचुएशन है। पहला सिचुएशन क्या है, सोर्स, ड्राइवर, ऑब्जर्वर, वॉल। तो इसके लिए सोर्स चल रहा है तो सोर्स नीचे आता है तो लिख दिए। दूसरा जो सिचुएशन है, दूसरे सिचुएशन में ऑब्जर्वर है, सोर्स है। तो दूसरा जो सिचुएशन है उसमें वॉल रेस्ट में है, ऑब्जर्वर उसको अप्रोच कर रहा है। तो अप्रोच करने के लिए ऑब्जर्वर वीओ वेलोसिटी, और वो जो वीओ जो है वो भी 10 ही लेंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई करोगे यहां से कितना आएगा, 15 पॉइंट समथिंग। हाँ तो ठीक तो था, उसने सही बोला था। अगर 15 से 16 से ज्यादा आंसर आता तो
सुनाई नहीं देता, उसका बीट सुनाई नहीं देता। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, कोन्स ट्यूब। कोन्स ट्यूब, KUNDTS, टी साइलेंट है यहाँ पे। अरे इन सब साइंटिस्ट के नाम में बहुत सारा चीज साइलेंट होता है। कोन्स ट्यूब, देखो एक सिंपल सा ट्यूब है, ग्लास ट्यूब लेते हैं। ग्लास ट्यूब के एक एंड पे पिस्टन लगाते हैं जो कि फिक्स होता है। दूसरे एंड पे एक पिस्टन लगाते हैं जो कि मूव कर सकता है, और यहां से एक रॉड लगा करके रखते हैं। ठीक है, और इसके अंदर पाउडर भर देते हैं, हल्का सा। क्या करते हैं इसके अंदर, जिससे कैरम खेलते हैं ना, कैरम कभी खेले हो? कैरम के लिए एक स्पेशल पाउडर रहता है जिसके चलते वो फिसलता है। ये नहीं जो गर्मी के दिन में पीठ पे लगाते हैं, वो वाली नहीं। तो वो उस पाउडर का मतलब क्या होता है ना, कि वो मतलब क्या है, चिपकता नहीं है। जो भी बोर्ड है उसमें क्या होता है, चिपकता नहीं है, वाइब्रेशन होता है तो वो जंप करता है। तो वो वाली पाउडर यहाँ रख दी है इस ट्यूब के अंदर। चलो समझते क्या, पाउडर रखते हैं, इसको थोड़ा सही से रोटेट कर देते हैं ताकि पूरा जो पाउडर है वो क्या है, ग्लास में पूरा फैल जाए। ठीक है, और ग्लास इसलिए लेते हैं ताकि आर पार दिखे। अगर ये पाउडर इसमें फैलेगा तो पूरा आर पार दिखेगा। तो पूरा पाउडर ऐसे जमा होगा। अब हमारा काम क्या था ना, इसको रब करते हैं। इसको क्या करते हैं, डिस्टर्ब करेंगे ये वाले हैंडल को। इस हैंडल को डिस्टर्ब करोगे ना तो यहाँ पे वेव जनरेट होगा। ठीक है, और डिस्टर्बेंस रब इसलिए करते हैं ताकि इसमें जो वेव जनरेट हो वो लॉन्गिट्यूडनल हो। ठीक है ना, कोई भी जैसे रबड़ को लेकर के इस पे रब करोगे तो यहाँ पे जो वेव जनरेट होगा वो कैसा होगा, लॉन्गिट्यूडनल होगा। मतलब ये मूव ऐसे करेगा, मूव ऐसे करेगा। इसमें एयर है, ठीक है ना, एयर है, तो ये जो मूव कर रहा है ये वाइब्रेट कर रहा है, तो बगल वाले एयर को क्या करा, डिस्टर्ब करा। तो बगल वाला उसके बगल 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 डिस्टर्ब करा। बाद में कहाँ पहुंचा, यहाँ पे। यहाँ इसको क्या मिला, क्लोज्ड एंड। तो भैया वेव इधर रिटर्न आएगा। तो जो वेव यहाँ प्रोड्यूस हुआ ना, वो वेव यहाँ गया, रिटर्न आया। तो इसके अंदर कैसा वेव जनरेट हो जाएगा, स्टैंडिंग वेव जनरेट हो जाएगा। अब स्टैंडिंग वेव जनरेट होने के चलते ना ये पाउडर का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। स्टैंडिंग वेव जनरेट होने के चलते क्या होता है, पाउडर वाइब्रेट कर रहा है। वाइब्रेट ऐसे करता है कि कहीं कहीं पे वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होता है, कहीं पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, कहीं कहीं पे एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा। तो पाउडर अपने आप को ऐसे अरेंज कर लेता है। ठीक है, ऐसे अरेंज करेगा, मतलब जिस यहाँ पे ज्यादा पाउडर जमा हो जाएगा, इधर कम, इधर ज्यादा, इधर कम, इधर ज्यादा, इधर कम। पाउडर सबसे ज्यादा इकट्ठा कहाँ होगा, जहां का डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होगा। जहां डिस्प्लेसमेंट मिनिमम हो रहा है ना, वहां पे पाउडर जाकर के क्या हो रहा है, इकट्ठा हो जा रहा है। और डिस्प्लेसमेंट मिनिमम कहाँ होता है, नोड पे। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट सबसे कम कहाँ होता है, नोड पे। यानी पाउडर जहां इकट्ठा हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, नोड पे हो रहा है। तो ये साफ साफ हमें दिखता है कि पाउडर क्या है, एक जगह पाइल अप हो गया है, यहाँ पाइल हो गया, यहाँ पाउडर का ऐसे ऐसे गुच्छा बनेगा। ठीक है, तो ये दोनों जो बीच का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मान लो कितना है, LA। इसको डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मेजर। अगर दो के बीच में मेजर नहीं करते हैं तो 3 या 4 के बीच में तो इजीली मेजर कर सकते हो। तो 3-4 के बीच में अगर कर रहे हो तो नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। और नहीं तो ये जो ग्लास है ना, इस पे खांचा दिया रहता है, मतलब कैलिब्रेशन किया गया रहता है ताकि ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हम इजिली क्या कर सके, मेजर कर सके। तो अगर ये मेजर कर लिया तुमने, इसको रिप्रेजेंट करा LA से। LA क्यों, क्योंकि यहाँ जो वेव जनरेट हुआ वो कहाँ हुआ है, एयर में हुआ। यहाँ पे क्या है, कोई गैस पुट करते हैं तो एयर में हुआ, तो इसलिए LA लिख रहे हैं। और दो नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, दो नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होगा,
लेमडा बाई 2, यानी ये जो एल ए का वैल्यू है ये कितना लेमडा ए बाई 2 है। क्लियर है? आ रही बात समझ में? वो पाइलअप क्यों हो रहा है वो समझ में आ रहा है? अब दूसरा वेव यहाँ जनरेट हुआ था, ठीक है ना, समझना, यहाँ वेव जनरेट हुआ था, वही वेव कहा गया था इधर की तरफ गया था, ठीक है। तो जो वेव यहां से इधर जाएगा, जब वेव का यहाँ एक तरीके से क्या हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है। वेव यहां से इस रॉड से कहा गया एयर में गया, तो अगर ट्रांसमिशन हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी चेंज होता है। ट्रांसमिशन अगर होगा तो फ्रीक्वेंसी चेंज होता है। रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता। जिस फ्रीक्वेंसी से रिफ्लेक्ट होता है, मतलब जो इंसिडेंट का फ्रीक्वेंसी होगा वही रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड का भी होगा। तो जो वेव यहाँ जनरेट हुआ ना, वही वेव निकल के कहा गया इस मीडियम में गया, यानी जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहेगा। वेलोसिटी क्या होगा, सेम या डिफरेंट? वेलोसिटी अलग अलग होगा, क्योंकि ये रॉड है, ये क्या है, तो यहाँ पे जो वेव वेलोसिटी होगी और यहाँ पे जो वेव वेलोसिटी होगी, दोनों क्या होगा, अलग अलग होता है। यानी यहाँ वेलोसिटी एयर में, यहाँ वेलोसिटी रॉड में। इसको वी आर से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है। और अगर इसका लेंथ एल ए है या एल आर है, रॉड के लिए एल आर लिख रहे हैं, एल ए उसके लिए यूज किए हैं। अब एक चीज और समझना, ये लेंथ ऑफ रॉड है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे भी वेव जनरेट हुआ। अब वेव का फिर वेवलेंथ से रिलेशन, ये जो लेंथ है उसका वेवलेंथ से रिलेशन निकालोगे तब तो इन दोनों को कंपेयर कर पाओगे, क्योंकि यहाँ तो डायरेक्ट रिलेशन निकल गया कि एल ए किसके बराबर है, वेवलेंथ इन एयर डिवाइडेड बाई 2 के बराबर है। इधर कैसे कैलकुलेट करोगे, तो इधर कैलकुलेट करने की सिचुएशन होता है कि यहाँ पे इसको एक रॉड लगा देते हैं, मतलब एक थोड़ा सा कोई फिक्स पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट यहाँ पे कोई दूसरा रॉड लगा देते हैं, ताकि यहाँ पे क्या बने, हमेशा नोड बने। ठीक है। तो अगर यहाँ पे डिस्टर्ब कर रहे हैं, जहां भी डिस्टर्ब करते हैं वहां क्या बनता है, जिस पॉइंट पे डिस्टर्ब करेंगे वहां क्या बनेगा, एंटी नोड। जिस पॉइंट पे प्लग करते हैं या डिस्टर्ब करते हैं वहां पे क्या बनेगा, एंटी नोड। एंटी नोड यहाँ पे बना, यहाँ पे फिक्स कर रहे हैं, यहाँ पे एक नट बोल्ट कुछ भी लगा देंगे, नट लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक फिक्स पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ क्या बनेगा, नोड बनेगा। तो यहाँ एंटी नोड, यहाँ नोड, तो फिर यहाँ क्या बन रहा होगा, एंटी नोड। और दो एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस लेमडा बाई 2। तो मतलब एल आर यहाँ पे किसके बराबर है, लेमडा आर बाई 2 के बराबर है। आ रही बात समझ में? ये एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जो साफ साफ दिखता है। रॉड का लेंथ पता होता है, जो वहां पे एंटी नोड बनना है या नोड बनना है वो सारी चीजें दिखती है। रॉड को मिडल में फिक्स करते हैं ताकि नोड मिडल में बने, और दोनों जो बाकी वाले पॉइंट है उस पे एंटी नोड बने। देखो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ wave in rod is equal to frequency of wave in the tube या in the gas लिख दो, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम होगा। यानी एन आर विल बी इक्वल्स टू एन ए। और एन आर की वैल्यू कैसे लिख सकते हो, इन टर्म्स ऑफ वी एंड लेमडा। क्या लिखोगे, एन आर क्या लिख सकते हो, बोलो जल्दी, वेलोसिटी ऑफ वेव इन रॉड डिवाइडेड बाई लेमडा आर। ये किसके बराबर होगा, वेलोसिटी ऑफ वेव इन एयर डिवाइडेड बाई लेमडा ए। अब लेमडा का रिलेशन इधर से पता है तो पुट कर दो। सो वी आर डिवाइडेड बाई लेमडा आर की वैल्यू कितनी होगी, 2LR। इधर कितना होगा, VA डिवाइडेड बाई 2LA। 2 शहीद हो जाएगा, रिलेशन क्या बचेगा, VR इंटू LA इज इक्वल टू VA इंटू LR।
हाँ बोल्ट फिक्स करें वहां पे नोड बनेगा। हाँ क्योंकि जहाँ फिक्स करें ना वो मिनिमम कंडीशन ले रहे हैं, फंडामेंटल कंडीशन जो भी बनेगा उसके टर्म में बनेगा। मान लो बीच में कहीं और नोड बन गया, हम बोल्ट ऐसे जगह पे फिक्स करें कि उस पॉइंट पे क्या बनना है, नोड बनना है। तो सबसे मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या है, बस। हाँ कौन सा, ये एक्सपेरिमेंट है, अप्लाई नहीं करते हैं इसमें, पता करते हैं। देखो अगर इसमें स्पीड पता है, जैसे ये आयरन रोड है, आयरन रोड में स्पीड पता है, इसमें कुछ गैस भर दो, मान लो हीलियम। हीलियम में अगर साउंड का वेलोसिटी पता करना है तो इस एक्सपेरिमेंट में पता कर सकते हो, क्योंकि ये लेंथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो ये लेंथ मेजर कर सकते हो। सिमिलरली जो पाउडर यहाँ रखे हो उसमें नोड नोड बना, ये लेंथ मेजर कर लिए, ये सारी वैल्यू एल पता चल गया, लेंथ ऑफ रॉड तुमको पता है, और वेलोसिटी इन रॉड पता है तुमको साउंड का। अगर आयरन रॉड है तो वो कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो वेलोसिटी इन एयर या वेलोसिटी ऑफ जो भी गैस यहाँ पुट करोगे वो कैलकुलेट कर सकते हो। किसी भी गैस के अंदर साउंड वेव की वेलोसिटी कितनी होगी, या किसी भी वेव की वेलोसिटी कितनी होगी, अगर इस रॉड में तुमको वेव की वेलोसिटी पता है तो। या फिर इसको कंपैरिजन करने के लिए भी यूज कर सकते हैं कि अगर ये रॉड है इसमें कुछ वेलोसिटी होगी, इसमें एयर है तो इसमें कुछ वेलोसिटी होगी, उसको कंपेयर करने के लिए यूज कर सकते हो। या तो डायरेक्टली वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, एक भी नोन रहेगा, अगर ये नोन है तो ये अननोन निकाल सकते हो, ये नोन है तो ये अननोन निकाल सकते हो। ये सारी जो चीजें एल ए और एल आर क्या है वो साफ साफ दिखता है। इधर जो है ना ये लेंथ, रॉड लेंथ हम खुद ले रहे हैं अपने मन से, तो ये तो हमें पता ही रहेगा। ये किधर से दिख जाएगा, हाँ स्टैंडर्ड पे चलते ये सारी चीजें दिख जाएगी। यहाँ पे कैलिब्रेशन पता रहेगा, तो ये दो नोड के बीच में जो डिस्टेंस होगा वहां से कंपेयर करोगे, यहाँ तक पहुंचोगे। कोई भी एक अननोन होगा, मतलब किसी एक की वेलोसिटी नोन है, दूसरे की वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो या फिर कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो कोई भी गैस दे सकता है, मान लो हीलियम दे दिया, हीलियम का वेलोसिटी तुमको अगर पता है और बोल दिया कि ये जो रॉड है, रॉड मान लो हमने लगा दिया एल्युमिनियम का, तो बताओ एल्युमिनियम रॉड में वेलोसिटी कितनी होगी अगर हीलियम रॉड की, हीलियम में वेलोसिटी साउंड की गिवन है, तो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। अब ये एल जो है ना ये डायरेक्टली नहीं देता है, एल ऐसे लिखता है कि डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स, ऐसे देगा डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स या फिर डिस्टेंस बिटवीन थ्री नोड्स। सारी बात समझ में, ऐसे तुमको डायरेक्टली नहीं देगा कि लो ये लेंथ ऑफ एयर कॉलन इतना दे दिया, वैसे नोड के टर्म में बताएगा कि जो भी लेंथ है दो नोड के बीच में एल है। अगर तीन नोड के बीच में कर दिया तो क्या करेंगे, रिलेशन यूज करेंगे, एल इक्वल टू 3 लैम्डा बाई, या सॉरी 2 लैम्डा बाई 2, 2 लैम्डा, जगह दो के बीच में लैम्डा बाई 2 आया, तीन अगर नोड के बीच में डिस्टेंस देगा तो ये लैम्डा बाई 2 और ये लैम्डा बाई 2, तो यहाँ से 2 लैम्डा बाई 2 आएगा, तो लैम्डा डायरेक्टली कैलकुलेट हो जाएगा वहां से। चलो तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, यही रिलेशन याद करना है, उधर क्या सब हो रहा है भूल जाओ, क्या रखना है याद, बस ये याद रखना। चलो 11 का एक छोटा सा और टॉपिक है, लिख लो, डैम्प्ड ऑसिलेशन या डैम्प्ड एसएचएम। देखो नेचर में जितने भी एसएचएम हो रहे हैं या जितने भी ऑसिलेशन हो रहे हैं वो टाइम के साथ क्या होते हैं, रुक जाते हैं। ऐसे नहीं है ना डिस्टर्ब कर दिए चलते चला जा रहा है, चलते चला जा रहा है, कुछ देर बाद क्या होता है, रुक जाता है। मतलब रियल में जितने भी एसएचएम हो रहे हैं या ऑसिलेशन हो रहे हैं वो क्या है, अगर जैसे ये पेंडुलम है इसको मैंने डिस्प्लेस कर दिया, कुछ देर बाद क्या हो गया, रुक गया। क्यों रुका, क्योंकि इस पे एक फोर्स लग रहा है। कौन सा कौन कौन किस किस टाइप का फोर्स हो सकता है, एक तो जहाँ पे हिंज किए हो वहां पे फोर्स लग रहा है, और दूसरा यहाँ पे एयर पार्टिकल्स है। तो अगर इस बॉब को डिस्प्लेस कर रहे हो, इसको डिस्प्लेस करो, तो जब बॉब इधर जाएगा तो भी एयर से टकराएगा, इधर जाएगा तो भी एयर से टकराएगा। और एयर क्या होता है, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। तो एयर क्या कर रहा है ना, इसके वेलोसिटी को अपोज कर रहा है, इसके मोशन को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। जितनी बार जा रहा है ना उतनी बार जब वापस आ रहा है तो थोड़ा कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। मतलब हमेशा इसका एम्पलीट्यूड टाइम के साथ क्या हो रहा है, रियल में घटते रहता है। हम जो पहले एसएचएम पढ़े थे ना वो कौन सा एसएचएम था, आइडियल एसएचएम था। हम मान लिया था कि ये भैया हमेशा इसका एम्पलीट्यूड वही रह रहा है, वो कांस्टेंट रह रहा है। लेकिन जो रियल में अगर एसएचएम करता है तो कुछ देर बाद ये पेंडुलम क्या होगा, रुक जाएगा। क्यों रुकेगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड टाइम के साथ डिक्रीज होता है। उसी को क्या बोलेंगे, डैम्प्ड एसएचएम या डैम्प्ड ऑसिलेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो भी टर्म था ना, पहले हमने क्या पढ़ा था, मास इंटू एक्सेलेरेशन बराबर होता है माइनस के एक्स के। एसएचएम में क्या होता है, एसएचएम का यही
मास्टर इक्वेशन है, इसी से सब कुछ आता है एसएचएम का। अब इसमें छोटा सा चीज ऐड करना होता है, m इंटू ए माइनस के एक्स माइनस बी भी। ठीक है, क्या ऐड करते हैं, बी भी एक कांस्टेंट है जैसे के कांस्टेंट था, और भी क्या है, वेलोसिटी है। क्योंकि जब भी कोई भी फोर्स आता है ना, कोई भी फोर्स आएगा, जैसे v वेलोसिटी से आगे जा रहा था, v वेलोसिटी से आगे जा रहा था, उसके अगेंस्ट में क्या लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है एयर का, और एयर का जो फ्रिक्शन फोर्स है किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे। अरे जितना तेज वेलोसिटी उतना ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा। स्किन फ्रिक्शन का नाम सुने हो, ड्रैग का नाम सुने हो ना, ड्रैग किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी और सरफेस। अरे ये भूल गया क्या, स्टोक्स लॉ। अरे वही तो ड्रैग फोर्स है ना, ड्रैग फोर्स में जो फोर्स होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। तो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, मतलब ये एसएचएम कर रहा था बॉडी, ये एसएचएम कर रहा है, तो अगर इधर की तरफ मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से, तो इस पे ड्रैग फोर्स किधर की तरफ लगेगा, पीछे की तरफ। और वही जो ड्रैग फोर्स है उसकी वैल्यू कितना लिख रहा है, बी लिख रहा है। माइनस क्यों आ रहा है, साइन के चलते ना, उल्टा लग रहा है, माइनस साइन है जो कि बता रहा है कि फोर्स वेलोसिटी किधर है, अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए ये माइनस आ रहा है। बी एक कांस्टेंट है और भी क्या है, वेलोसिटी है। इक्वेशन में बस यही छोटा सा चेंज हो जाता है। ये किसके लिए, आइडियल एसएचएम, और ये m इंटू ए प्लस के एक्स प्लस बी वी, ये है तुम्हारा 0, और ये इक्वेशन है डैम्प्ड एसएचएम का। इसमें लिख लो, where v is where v is where v is where v is velocity, where v is velocity at a given time, velocity at a given time, and b is a constant, and b is a constant, and b is a constant known as, and b is a constant known as damping constant. तो एसएचएम का जो मास्टर इक्वेशन ये था, इक्वेशन था, ये चेंज किस में हो गया, इधर हो गया, और इसमें वेलोसिटी भी साथ साथ दिखेगा। तो देखो इस इक्वेशन का काम क्या होता, इस इक्वेशन का काम था कि हम इससे x का फंक्शन निकालते थे। ये जो ऊपर वाला इक्वेशन था, इससे क्या करते थे, इसको x में कन्वर्ट करते थे। कैसे, इसको लिख सकते हो ना, m इक्वल्स टू माइनस के एक्स, फिर इसको अरेंज करते थे, दो बार इंटीग्रेट करते थे, इंटीग्रेट करने के बाद x का रिलेशन आ जाता था, x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी, ये रिलेशन आता था। जहां a क्या था, टाइम के साथ कांस्टेंट था, ओमेगा क्या था, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। लेकिन अब क्या होता है ना, अब जो इक्वेशन होता है इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो जो इक्वेशन आएगा उसमें जो a की वैल्यू होती है वो चेंज होती है। तो जो भी इक्वेशन यहाँ से आएगा x इक्वल्स टू वो आएगा a e टू द पावर माइनस b/2mt, ठीक है, साइन ओमेगा डैश टी। अगर फाई का टर्म होता है इनिशियल, कुछ अगर डिस्प्लेसमेंट पहले से होगा तो या प्लस फाई या समथिंग वैल्यू आ सकती है। हम लोग मान के चल रहे हैं कि कोई इनिशियल डिस्प्लेसमेंट नहीं था, तो जो फाइनल इक्वेशन आएगा इस टर्म में आएगा। ठीक है, अब देखो चेंज क्या हो रहा है, a की जगह क्या आ रहा है, a e टू द पावर माइनस b/2m, b क्या है, ये वाली वैल्यू, m क्या है, मास, t टाइम। तो ये जो पूरा टर्म है ना, ये जो पूरा टर्म, यही तो एम्पलीट्यूड होता है ना, ये जो पूरा टर्म होता है, साइन के सामने जो भी टर्म है ये क्या है, एम्पलीट्यूड है। अब एम्पलीट्यूड देखो किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे, यानी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा, क्योंकि e टू द पावर माइनस है, माइनस का मतलब है एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा, यानी जो भी अभी एम्पलीट्यूड है ना वो टाइम के साथ क्या होगा, घटेगा। और ओमेगा डैश क्या है, ओमेगा डैश इधर भी लिख सकते हो, वेयर
ओमेगा डैश जो है ये रूट ओवर k/m माइनस b/4m। ठीक है, b का यूनिट क्या होगा, यूनिट सोचो। ये सारे जो चीज है ना, ये भी फोर्स है, ये फोर्स है, ये भी, ये पूरा टर्म जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है। तो b का यूनिट क्या होगा, फोर्स बाय वेलोसिटी। ठीक है ना, वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में रख सकते हो, लिख लो ओमेगा डैश, एक मिनट चेंज कर, k/m माइनस बी स्क्वायर 4m स्क्वायर। ये आया कहाँ से है, उसका जरूरत नहीं है, उसके लिए तुमको डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना पड़ेगा, और डिफरेंशियल इक्वेशन अगर पढ़ा देंगे, हाँ, तो नॉर्मल तो तुम लोग को इक्वेशन समझ में नहीं आता है, डिफरेंशियल और समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलो, और इसको बोलते हैं, अब देखो ये जो फ्रीक्वेंसी है ना ओमेगा डैश में सारी चीजें कांस्टेंट है, ओमेगा डैश में क्या है, सारी चीजें कांस्टेंट है। तो ओमेगा डैश जो होता है ना ये कांस्टेंट होता है, किसी भी एसएचएम के लिए जो फ्रीक्वेंसी आता है, डैम्प्ड एसएचएम के लिए जो फ्रीक्वेंसी आता है वो कांस्टेंट रहेगा। मतलब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो टाइम पीरियड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मतलब एक ऑसिलेशन के लिए जो टाइम चाहिए ना वो सेम ही लग रहा है, लेकिन एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है टाइम के साथ, डिक्रीज हो रहा है। तो पहले अगर नॉर्मल एसएचएम का ग्राफ बनाते थे तो ग्राफ ऐसे आता था, ठीक है ना, ये ए जो होता था ये हमेशा टाइम के साथ क्या होता था, कांस्टेंट होता था। लेकिन डैम्प्ड ऑसिलेशन का जब ग्राफ बनाओगे, डैम्प्ड ऑसिलेशन का ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखता है, इधर x और इधर t। जो ग्राफ होगा वो इस तरीके का चलेगा। ठीक है, जो भी तुम्हारा एम्पलीट्यूड था, ये a1, ये एम्पलीट्यूड है a2, फिर आगे जाओगे और घटेगा a3। टाइम पीरियड कहां से कहां तक, यहां से लेकर के यहां तक, ये टी डैश है, और टी डैश की वैल्यू कितनी होगी, टी डैश होगा 2π/ओमेगा डैश। ओमेगा डैश कांस्टेंट है, ओमेगा डैश कांस्टेंट है, इसलिए टी क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये टाइम, फिर इसके आगे का यहां से लेकर के यहां का टाइम, ये भी टी डैश ही होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होता। और ये एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। ये जो ग्राफ है ना, एम्पलीट्यूड को अगर ज्वाइन करोगे तो ये ग्राफ एक्सपोनेंशियल डिक्रीज का है, क्योंकि यहाँ दिख रहा है। नोट में लिखना, एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प्ड एसएचएम, एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प्ड एसएचएम, amplitude of damped SHM decreases exponentially with time and at any time t
it is given as, and at any time t it is given as a equals to e to the power minus b by 2m into t. ठीक है, नहीं ये स्मॉल ए कर लो ना, ये टाइम के साथ चेंज होगा। ये इनिशियल था, इनिशियल a1 जिसको a1 पुट करना है, उसके बाद ये a2 कब आ रहा है, एक टाइम पीरियड खत्म होने के बाद, फिर a3 कब आएगा, दो टाइम पीरियड खत्म होने के बाद। तो जैसे ये इनिशियल था, इनिशियल मतलब a1 इतना था और यही टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है, इसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो एक काम करो, इधर भी स्मॉल ए कर लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। a1 a2 तो स्टार्टिंग में जो एम्पलीट्यूड था उसकी वैल्यू कितनी थी, a1 थी। तो एट t इक्वल्स टू 0 a1 कितना होगा, a के बराबर, t 0 पुट करोगे e टू द पावर 0 कितना हो जाएगा, कितना होगा, a1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, a इनिशियल जो एम्पलीट्यूड था वो। अगर t इक्वल्स टू टाउ पुट करोगे, t इक्वल्स टू टाउ या उसको टाइम पीरियड बोल सकते हो t डैश, अगर t इक्वल्स टू t डैश पुट कर रहे हो तो यहाँ a की वैल्यू कितनी होगी, a2 कर दो इसको, और a इंटू ई टू दी पावर माइनस b बाई 2m इंटू t डैश। सिमिलरली अगर t इक्वल्स टू 2t डैश कैलकुलेट करोगे, t इक्वल्स टू 2t डैश कैलकुलेट करते हो तो यहाँ से a3 आएगा, a3 विल बी a e टू द पावर माइनस b बाई 2m 2t डैश। ठीक है, तो यहाँ से a2 a3 का रिलेशन या फिर a1 a2 का रिलेशन इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, आ जाएगा। अगर a1 है, a1 a के बराबर था, टाइम पीरियड दिया हुआ है, तो a2 की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। अगर कंपैरिजन करना है तो दिस डिवाइडेड बाय दिस कर लो, ये आ जाएगा। या फिर इन दोनों को कंपैरिजन करना है तो दिस डिवाइडेड बाय दिस कर लो, जो भी कांस्टेंट टर्म होगा वो अपने आप कैंसिल हो जाएगा, तुमको पता चल जाएगा कि एक आगे और एक पीछे वाले का रिलेशन क्या है, इन दोनों का रेशियो लोगे पता चल जाएगा। तो ऐसे ही ऐसे लिख रहा हो, अगर a n डिवाइडेड बाई a n माइनस 1, पहले ये इसका कर लो फिर जनरलाइज कर देना। सो a2 बाई a3 अगर कैलकुलेट कर रहे हो, a2 बाई a3 a2 बाई a3 कितना आएगा, a कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर कितना बचेगा, e टू द पावर माइनस बी टी डैश बाई 2m डिवाइडेड बाई e टू द पावर माइनस बी टी डैश बाई m। ये रिलेशन है। डिवीजन में है तो ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ऊपर जा करके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बोलो 2 यहाँ से कैंसिल आउट, तो देखो इतना बताना नहीं था क्योंकि बस जो तुम्हारा नीट का सिलेबस है ना उसमें क्या है, बस क्वालिटेटिव आइडिया बताना था। क्वालिटेटिव मतलब क्या होता है, कैसे डिक्रीज होता है, वो सब बताना था। ये पूरा रिलेशन ऐसे बताना नहीं था। कभी कभी पागल हो जाते हैं वो लोग, पूछ देते हैं कि 2 एम्पलीट्यूड का रिलेशन बताओ, तो ये याद रखोगे हो जाएगा। ठीक है, चलो इसी के साथ तुम्हारा 11th बाय बाय टाटा। नेक्स्ट क्लास से 12th होगा। कितना टाइम बचा है, चलो 2-3 जिसको लीव करना है लीव कर सकते हो, कुछ लोगों का सवाल है वो सॉल्व कर देंगे।
किसी ने व्हाट्सएप पे परसों का सवाल पूछा है, वो थोड़ा सा बचा हुआ है, वो कर देंगे। ये जिसने सवाल पूछा था व्हाट्सएप पे, वो है अभी ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं भी? क्या नाम है इसका? कुच्चू नाम है क्या? है अवेलेबल? अरे हाँ या ना तो बोल दो। ये गायब ही है। चलो, तो ये जो गायब है तो इसका सवाल करने का कोई फायदा है नहीं। नाम थोड़ा सही सही रखा करो ना। एक ये सवाल लिखना, लिखो लिखो, सबको लिखो। द सिस्टम ऑफ ब्लॉक्स एंड पुली, द सिस्टम ऑफ ब्लॉक्स एंड पुली, द सिस्टम ऑफ ब्लॉक्स एंड पुली as shown in figure, as shown in figure, as shown in figure, the system of blocks and pulley as shown in figure is released from rest, is released from rest, is released from rest, then डैश कर देना, ऑप्शन देंगे। ये सिस्टम है तुम्हारा। ऑप्शन लिख लो। ब्लॉक विल रिमेन एट रेस्ट, वन है ब्लॉक्स विल रिमेन एट रेस्ट। नंबर टू है 2 kg block will move up. नंबर 3 है 2 kg block will move down. और none of these. अगर सवाल में पुली के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ तो पुली का मासलेस, मास नहीं होगा उसमें। और जनरली तुमसे मोस्ट ऑफ द सवाल जो होते हैं वो उसमें पुली मासलेस करके ही पूछेगा। देखो इसमें क्या करना, यहाँ 2 रस्सी है, एक ये रस्सी और एक ये वाला, ये तीसरा भी है, तीसरा को भी देख लेंगे। देखो यहाँ पे क्या होगा ना, अगर इसको काटोगे, इस रस्सी में हर जगह टेंशन क्या होगा, सेम होगा। तो इधर ऊपर अगर टी लग रहा है तो यहाँ भी टी, यहाँ भी टी, तो इधर भी टी और इधर भी टी। ठीक है, तो इस ब्लॉक का काम खत्म हो गया। इसका एफबीडी इधर बना दो, एफबीडी ऑफ 2 kg मास। अगर 2 kg मास का एफबीडी बनाओगे तो ऊपर टेंशन टी लगेगा और नीचे 20। हाँ, एमजी को सीधे 20 लिख दिया। अब हमें क्या करना है, एक्सीलेशन कर बताना है। एक्सीलेशन अपने मन से कहीं भी मान लो, ये बताया भी, पहले भी बताया होंगे। अच्छा, आधे लोग तो नए हो तो छोड़ लो। क्या करना है, अपने मन से किधर भी एक्सीलेशन मान लो, ऊपर नीचे कहीं भी, ऊपर नीचे ही जा सकता है, दाएं बाएं तो जाएगा नहीं। तो मान लिया किधर जा रही है, ऊपर जा रहा है। तुमने सॉल्व करा इसको, आंसर निगेटिव आ गया, तो जो वैल्यू है ना वो करेक्ट है, बस डायरेक्शन क्या है, गलत है। तो हमने माना इसको ये ऊपर जा रहा है, तो ये किधर जाएगा, नीचे। तो अगर ये इसमें हमारा काम क्या, पहले इधर टेंशन निकाल लो। तो टेंशन ऊपर टी, इधर टी, तो इधर कितना लगेगा 2t, इधर कितना लगेगा 2t। ये जो दोनों ब्लॉक है ना, ये दोनों एक साथ ऊपर जाएंगे या एक साथ, तो इन दोनों को एक ही सिस्टम मान लो भाई, अलग अलग काहे मानेंगे। दोनों क्या एक दूसरे से बंधे हुए हैं। ये अगर ऊपर जा रहा तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि ये नीचे चला जाए, ये भी उसके साथ क्या करेगा, ऊपर ही जाएगा। तो इसको एक सिस्टम मान लो। तो एफबीडी ऑफ 1 kg masses,
अगर इसका एफबीडी बनाओगे तो उस एफबीडी पे 2t किधर लग रहा है, ऊपर, और 20 नीचे लग रहा है। दोनों को एक साथ लिए तो 2 kg हो गया, 20 नीचे, और इसका एक्सेलरेशन किधर होगा, नीचे की तरफ। अब ऐसा नहीं हो सकता ना ये भी भैया ऊपर जाए और ये भी कहा जा रहा है ऊपर ही जा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है। ये अगर ऊपर जाएगा तो ये नीचे जाएगा, ये और ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे, यही दोनों पॉसिबिलिटी। ऐसा नहीं कि ये भी ऊपर हवा में जा रहा है, ये भी ऊपर हवा में जा रहा है, ठीक है ना। फिजिक्स है, सलमान खान की मूवी नहीं है। अब बस काम खत्म, 2 इक्वेशन बनेगा, 2 अननोन है, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। तो पहले के लिए अगर लिखोगे t - 20 = 2a, ये एक इक्वेशन। एक्सेलरेशन जिसकी डायरेक्शन में लेते हैं उधर जो भी फोर्स होगा उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो इसके लिए t पॉजिटिव 20 नेगेटिव, एक इक्वेशन। इसके लिए 20 पॉजिटिव - 2t नेगेटिव, और ये भी होगा 2a के बराबर। तुम्हें एक्सेलरेशन निकालना है, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐड कर दो। ऊपर वाले में क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 2t। 2 kg will move down. क्या क्या क्या, 2 kg will move down. माइनस में आ रहा है, चल -10/3. तो ये कितना हो जाएगा, -20, और इधर कितना होगा 6a। a इज इक्वल टू, सर वो 40 क्यों होगा सर? हाँ बोलो, ऐसा कुछ ऑप्शन था। सर वो 40 क्यों होगा? वो 1 kg 2 kg होगा ना? अच्छा वो एक बार सुन, एक बार क्या बोल रही है ये, हाँ बोलो। सर वो 1 kg 2 kg हो जाएगा ना? हाँ तो 2 kg लिखा है नीचे, 20 ये लिखा है वो इक्वेशन में। कितना लिखा है इधर, नहीं ये 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 40 हो गया, और इधर 4a हो गया, तो सिंप्लीफाई करें तो इतना आया। ओके सर। तो 10/3 आ रहा है, मतलब 3 के आसपास। 3 के आसपास कोई आंसर था, 3 पॉइंट। और ऑप्शन क्या क्या थे, नहीं 2 kg, हाँ। तो इसमें बस बता देना है कि कौन सा ऊपर जा रहा है, कौन सा माइनस आ रहा है। हमने किधर माना था, ऊपर माना था। माइनस आने का मतलब क्या है, 2 kg नीचे, बस खत्म। चलो एक जो है वो अगले क्लास में कर देंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सर।